जाते हैं या ये क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स में मौजूद हो सकते हैं, जबकि ATS के राइबोसोम्स उसके साइटोसोल में पाए जाते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब कभी मेरे बेटे हम लोग बात करना शुरू करते हैं वहां पर मौजूद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, या हम बात कर रहे होते हैं न्यूक्लियोलस की या न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर बेटे आपके पास यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं हुआ करता। जब कभी आप यूकैरियोटिक सेल की बात करोगे तो डेफिनेटली यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपके पास इस तरह की बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला, न्यूक्लियोलस वाला और न्यूक्लियोप्लाज्म वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं ये आपको किसी यूकैरियोट में इंटरफेज के दौरान मिला करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर क्रोमोसोम की बात करें तो बेटे यूकैरियोटिक सेल के अंदर यूजुअली सिंगल नॉट ट्रू क्रोमोसोम, ये ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता है, क्योंकि ट्रू क्रोमोसोम्स हम वो मानते हैं जिनके पास सेंट्रोमियर मौजूद होते हैं, सेंट्रोमियर से एक्सटेंडेड क्रोमेटिड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इनके पास इस तरह के ट्रू क्रोमेटिड्स मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स रैप करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके पास अनकंडेंस फॉर्म में रहता है, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, बिकॉज इनके पास जनरेशन टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। इस वजह से ये अपने कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर नहीं आ रहे होते हैं। सो हम ये कह रहे होते हैं कि ये अपना कोई ट्रू क्रोमोसोम नहीं बनाते। अगर कोई क्रोमोसोम होता भी है तो वो सिंगल होता है, इस वजह से हम इसको हैप्लॉइड ही कंसिडर करते हैं, और मोस्ट सिंपली हम कहते हैं कि ये एक सिंगल क्रोमोसोम यूनिट ही कंटेन करता है। यहाँ पर उस तरह की कोई दूसरी पैरेंटल कॉपीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यहाँ पर जब कभी हम लोग बेटे बात ये करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ट्रू क्रोमोसोम्स मिलते हैं, और ये क्रोमोसोम्स आपको ना डिवीजन के दौरान मिलेंगे। यूजुअली डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे। ये बेटे हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। इसी तरह से जब कभी हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि आपके पास यहां पर जो न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद हुआ करते हैं, किसी भी यहां पर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इसको मेरे बेटे हम लोग यहां पर न्यूक्लियोइड रीजन का नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। यहां पर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो आपके पास, इसको क्रोमेटिन बॉडी कहते हैं। यहां पर भी समहाउ क्रोमेटिन बॉडी के वर्ड यूज किए जाते हैं, मगर मोस्ट एक्सक्लूसिवली इसको हम लोग न्यूक्लियोइड का नाम दे रहे होते हैं। जब कभी मेरे बेटे हम लोग यहां पर डीएनए की बात करेंगे तो किसी प्रोकैरियोट के अंदर एग्जिस्टेंट डीएनए असल में सर्कुलर डीएनए होता है। यहां पर यूजुअली लीनियर डीएनए है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हो तो वहां पर सर्कुलर डीएनए होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या प्लास्टिड्स के अंदर। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बेटे जो डीएनए के रीजन्स होते हैं ना, उनके अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। जब कभी आप यहां पर कभी बात करते हो
तो हम ये कहते हैं कि जी आपके पास किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर इंट्रॉन या एक्सोन के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स के पास पर्टिकुलरली एक्सोन्स रीजन एग्जिस्ट करते हैं। दे कंटेन एक्सोन्स, यानी यहां पर सिर्फ एक्सप्रेसिबल डीएनए मौजूद है, या हम ये कह सकते हैं कि इट कंटेन यू क्रोमेटिन। यहां पर यू क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं। जबकि किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखा जाए तो बेटे यहां पर इंट्रॉन एक्सोन दोनों होते हैं, इंट्रॉन प्लस एक्सोन दोनों होते हैं, और ये सारे का सारा एक्सप्रेसिबल डीएनए नहीं होता। यहां पर हेट्रो क्रोमेटिन बी पाया जाता है और यू क्रोमेटिन बी पाया जाता है। ये दोनों तरह के क्रोमेटिन्स जो हैं वो आपके पास इस जगह पे मिल रहे होते हैं। इसी तरीके से बेटे अगर हम लोग यहां पर रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो रेप्लिकेशन होती है वो आपके पास एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का इवेंट होता है, और हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये रेप्लिकेशन यहां पर हो रही होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, जबकि यूकैरियोट के अंदर जो रेप्लिकेशन होगी वो हो रही होगी हमेशा न्यूक्लियस के अंदर। हाँ, हम ये बात पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो अपना डीएनए होता है या प्लास्टिड का जो अपना डीएनए होता है वो भी, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी और प्लास्टिड का डीएनए भी अपनी रेप्लिकेशंस को प्रोसीड कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग ये बात करते हैं कि अगर रेप्लिकेशन टाइम की बात की जाए तो रेप्लिकेशन के टाइम की बात की जाए तो किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेप्लिकेशन टाइम होता है अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स, जो कि चलता है होल ड्यूरिंग बाइनरी फिशन। जब तक बाइनरी फिशन चलती रहती है उसके फर्स्ट 19 मिनट्स में मेजरली रेप्लिकेशन हो रही होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स में आपके पास रेप्लिकेशन होती है, और वो 10 आवर्स की रेप्लिकेशन हो रही होगी ड्यूरिंग एस फेज, यानी यहां पर पर्टिकुलर एक फेज होता है जिसके दौरान रेप्लिकेशन होती है, वैसे ही रेप्लिकेशन नहीं होती रहती है। क्योंकि यहाँ पे बेटे रेप्लिकेशन बहुत तेजी से हो रही होती है, या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस बहुत तेजी से होते हैं, इस वजह से देखने में ये नजर आता है कि जब कभी आप म्यूटेशन रेट की बात करोगे तो आपके पास किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर म्यूटेशन रेट विल बी एक्सट्रीमली हाई, क्योंकि यहां पर गलती के चांसेस ज्यादा है, राइट। और जब कभी हम लोग बात करेंगे किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो इट इज लेस। क्यों लेस होंगे? क्योंकि यहां पर प्रूफ रीडिंग होती है, उस चीज की प्रूफ रीडिंग होती है, उस बने हुए सीक्वेंस की हम लोग चूंकि बार बार प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हैं, इस वजह से ये चीजें आपको किसी यूकैरियोटिक सेल में बहुत कम देखने में नजर आएंगी। मोरओवर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आप जब कभी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की बात करोगे तो हम लोग ये कहते हैं कि जी यहां पर होने वाली ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और साइमल्टेनियस